जय हिंद। आज हम लोग द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे क्वेश्चन को पढ़कर। इसके पहले हम लोगों ने यह सीखा कि कौन सा द्विघात समीकरण होता है, कौन सा नहीं होता है। जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है वही द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग यही सीखेंगे कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। एनसीईआरटी बुक 4.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने समीकरण बनाना सीखा था, इस क्वेश्चन में भी हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन को पढ़ करके केवल आपको समीकरण बनाना है, वो भी द्विघात समीकरण, उनको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ बताया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना है। पहला पॉइंट क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये आपको नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो हमको दिया गया उसको मानेंगे x और y के पदों में, उसके बाद उसी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप सबसे पहले ही हम मान लीजिए, हल में क्या लिखेंगे कि हल में माना भूखंड, भूखंड मतलब जमीन का कोई टुकड़ा है, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर आपने मान लिया है x मीटर। कितना मान लिया है, x मीटर। अब लंबाई कितना हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई, लंबाई जो हो जाएगी, यहाँ आपको कहा गया कि लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आपकी चौड़ाई है x, तो 2 गुना करेंगे मतलब 2 से गुणा, 1 अधिक मतलब 1 अधिक कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई में 2 से गुणा कराया, गुना मतलब गुणा कराया, 1 जोड़ दिया तो ये हो गया। उसके बाद आपका भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आपको इसको समीकरण बनाना है। तो हम जानते हैं कि हमारा भूखंड किस तरह का है, आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 528। आयताकार भूखंड है, उसी का क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई, इसको इधर लिख के इसको इधर लिखते हैं। 528 यहाँ कितना हो जाएगा, 528 बराबर लंबाई हमारी कितनी है, 2x प्लस का 1, और चौड़ाई कितनी है, x, केवल x है। अब इनको केवल सॉल्व करेंगे, तो इधर इसको लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, तो x का गुणा x से हो जाएगा तो 2x स्क्वायर और प्लस का x हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 528 है। ये x का गुणा 2x से 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 से तो x बराबर 528 है। 528 को इधर लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 500 कितना हो जाएगा, 28। इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको आगे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल में केवल कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में यहाँ मान लीजिए, हल में क्या मानेंगे आप कि माना 2 क्रमागत, जो क्वेश्चन में कहा गया वही लिखेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। यही हमारे क्या हो गए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। सिंपल, एक बार फिर से समझ लीजिए
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का आपको दिया बोला है कि गुणनफल 306 है। तो हमने मान लिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है और उन्हें हमको ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया है। अब दोनों का गुणनफल कितना है 360, मतलब कि x और गुणे x प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 306 हो जाएगा। x का गुणा x से होगा x स्क्वायर, x का गुणा 1 से होगा x, बराबर में कितना हो जाएगा 360। यहाँ हमने दोनों का गुणा करा दिया है, इसको इस पार ले जाइए तो x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का कितना हो जाएगा 360। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। यही हम आंसर छोड़ देंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में केवल द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं, हमको सॉल्व नहीं करना है। इसको भी नोट कर लीजिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, जो हो जाएगी। हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने पहले ही बता दिया है कि इस क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन को पढ़कर समीकरण बनाना है, आपको आगे सॉल्व नहीं करना। इसके बाद हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व करने की कौन कौन सी विधि होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उस चीज़ पर बात किया था थोड़ा सा कि गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर होती है। जिनका गुणनखंड मान लीजिए नहीं होता है तो उनको हम क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से भी उनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ करके उसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में देखिए क्या दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन और उसके बाद लिखेंगे उसकी माँ। अब दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे हम, यहाँ ही मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए रोहन की x है, तो रोहन से उसकी माँ कितनी बड़ी है x प्लस 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन में खुद ही कहा गया है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन में कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है रोहन से 26 वर्ष। तो हमने माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब आगे देखिए कहा गया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु। आज रोहन x वर्ष के हैं तो 3 साल बाद x प्लस 3, आज ये इनकी माँ कितनी है x प्लस के 26 वर्ष के, 3 साल बाद कितना हो जाएगा तो 3 आयु ऐड हो जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले हमने मान लिया है कि माना रोहन की आयु कितना है x वर्ष है और उसकी माँ की आयु तो x प्लस 26 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब बाद में, तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो उसकी माँ की आयु में जुड़ जाएगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29 साल हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अब से ध्यान दीजिए उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु आई है कब वाली आयु, अब से 3 वर्ष पश्चात वाली, गुणनफल इन दोनों आयुओं का गुणनफल कितना है 360 है। तो हम लिखेंगे x प्लस का 3 और गुणा x प्लस का 29 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों की आयुओं का जो गुणनफल है वो कितना है 360 है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और क्या बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 29 से होगा तो कितना हो जाएगा 29x। अब यहाँ देखिए आगे तो 3 का गुणा x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा 29 से कराएंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर में कितना हो जाएगा 360। अब देखिए यहाँ तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में तो कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 1 3 प्लस का वो भी x, मतलब 29 30 31 32 और प्लस 87 और बराबर में कितना हो जाएगा 360। 360 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x स्क्वायर और प्लस का 32x और प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर में 0। अगर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर और प्लस का 32x और माइनस में आएगा, क्योंकि ये 360 बड़ी संख्या है और ये छोटी है और बड़ी के निशान सामने लगता है ना। तो एक उधार देंगे 10 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3,
यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 5, एक उधार देंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, और यहाँ बचेगा 2, आगे 2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल क्या करना है द्विघात समीकरण बनाने हैं। इसके चारों पॉइंट के द्विघात समीकरण बनाने हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बताइए यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है। हमने सिंपल रोहन की आयु माना, रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, लिख दिया। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी तो उसकी माँ की 26 थी और 29 हो जाएगी। दोनों आयुओं का गुणनफल 360 हमने गुणा कराया और 360 लिखा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे पॉइंट का चौथा क्वेश्चन है, जिसको हमको पढ़ करके केवल समीकरण बना देना है और उसके बाद फिर हमको क्या करना है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए विधियों का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दी जाए या कम होती तो वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो ज्ञात करना हो उसको आप मान लीजिए। तो यहां हम लिखेंगे हल में क्या, हल में माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स। हमने मान लिया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इस फार्मूले का हमको क्या करना है उपयोग करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर ये आपकी क्या है पूरी दूरी है, समान चाल से तय करती है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर जब t समय था, हमने मान लिया कितना समय था t, तो दूरी इसी फार्मूले में समान चाल का मतलब है कि हमने मान लिया कि t समय में उसकी जो चाल थी वो कितनी थी x थी, तो हमने x लिखा है और दूरी कितनी है 480। यही हमारा क्या हो जाएगा इतने घंटे समय लेती है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि हमने समान चाल के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल रखा। अभी हमने दूरी कम नहीं किया है, सिंपल कि दूरी हमारी कितनी है 480 किलोमीटर रख दिया। उसके बाद चाल कितनी है x और समय हमारा t निकल के आया है। उसने कहा है कि जब दूरी चाल कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब x हमारी चाल थी और चाल कम कर दी जाए। तो यहां लिखेंगे चाल जब हो जाए आपकी x - 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि चाल जब कम हो जाए तो समय ज्यादा लगता है। समय कितना लगता है, समय t बराबर जो होता है वो आपका 3 घंटे लगता है। कितना लगता है 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं कि जब हमारे पास चाल कम होगी, कितना कम होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हमारा 3 घंटा अधिक लेगा। वही रेलगाड़ी क्या करेगा 3 घंटा अधिक लेगा। और दूरी कितनी है, दूरी हमारी पूरी की पूरी है जो दूरी है हमारी, यहाँ ही लिखे देते हैं कि दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी जो है वो हमारी है 480 किलोमीटर। इसी 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में वो कितना घंटा लेती है 3 घंटे अधिक लेती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको क्या करना है इसी कंडीशन को पूरा सॉल्व करके देखना है कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनता है। एक तो सिंपल, अब यहाँ के लिए अगर समय बराबर दूरी बटे चाल रखें अगर यहाँ के लिए, तो दूरी हमारी कितनी है 480 और बटे चाल कितनी है x - 8। देखिए चाल हमारी x - 8 है और दूरी कितनी है 480 और समय कितना लग रहा है, समय हमारा लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। समय कितना लग रहा है 3 घंटा अधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ सिंपल अगर हम दूरी बटे चाल रखेंगे, दूरी बटे चाल, तो ध्यान दीजिए दूरी हमारी कितना है 480 किलोमीटर और चाल कितना हो गई x - 8 और प्लस 3 घंटे अधिक लेती है। अब इसी को हमको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाना है, इसका और इसका। तो देखिए क्या करेंगे हम,
दोनों को हम क्या करेंगे, 480 प्लस एक्स माइनस का 8 बराबर 480 प्लस एक्स, और इसमें जोड़ेंगे 3। इसमें 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह 3 घंटा पहले पहुंच जाएगा और ये 3 घंटा क्या होगा, बाद में पहुंचेगा। तो हमने इसमें क्या किया, 3 घंटे जोड़ दिया है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर किसके आया है, समय क्या आया, इस फार्मूले से हमने सिंपल इसको समझ लिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक 480 कॉमन लेंगे तो x, अभी कॉमन मत लीजिए, यहाँ क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ कर लीजिए। पहले इसको एक तरफ कर लीजिए। तो 480 का और बटे कितना हो जाएगा, x माइनस का 8, ये इधर जाएगा तो माइनस का 480 बटे x बराबर में इधर बचेगा 3। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो 480 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस का 8 और माइनस का 1 बटे x, यहाँ 1 बटे x बचा और यहाँ कितना बचा, 1 बटे 8 बराबर में 3। 480 कॉमन लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए तो इधर 480 और ब्रैकेट में x और माइनस का गुणा होगा तो माइनस के x, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 8 और बटे नीचे का गुणा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो नीचे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बराबर का 3। अब ऊपर हो जाएगा 480 और गुणे में कितना हो जाएगा 8 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसको इधर गुणा कराइए, तो यहाँ कराते हैं गुणा, देखिए तो 8 का गुणा होगा 0 से, तो 8 0 हम 0, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। 8 0 हम 0 और 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 32 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ इधर गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस का 3 8 24 और 24 हो जाएगा। अब इसको इस पार लाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3 8 4 0 बराबर में इधर क्या बचेगा 0। अगर यहाँ से हम मान लीजिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना कॉमन ले ले 3, तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ x माइनस का 3 8 24x यहाँ स्क्वायर है और माइनस का 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 8 कितना होता है 24 0 बराबर में 0। ये 3 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर में कितना आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। यहीं पर क्या करना है, हमको आंसर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे सवाल में केवल हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमको हल नहीं करना है। और इसके पहले भी हमने दो घात समीकरण को बनाना सीखा, इस वीडियो में भी हमने दो घात समीकरण को बनाना सीख लिया है। अब हम लोग एक एक विधि पर बात करेंगे और द्विघात समीकरणों को इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।